हेलो दोस्तों, पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 2 महीनों से मैं एक भी कहानी लेके नहीं आ पाया। उसकी वजह ये थी कि मैं डेंगू से ग्रसित था। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज की कहानी का नाम है 7 खून, द 7 मर्डर्स। आप सुन रहे हैं हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट मेरे यानी विश्वास के साथ। उत्कर्ष और स्नेहा शादी की पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने अपनी कार में दिल्ली से जिम कॉर्बेट जा रहे थे। घर से निकलते निकलते उनको दोपहर के तकरीबन 3 बज गए, जिसकी वजह से स्नेहा बहुत नाराज थी। खैर, जब उत्कर्ष ने स्नेहा को समझाया कि रास्ता केवल 220 किलोमीटर का है और वो जिम कॉर्बेट रात तक पहुंच जाएंगे, तब जाके स्नेहा का मूड थोड़ा शांत हुआ। उत्कर्ष ने झरना एरिया के पास के एक रिजॉर्ट में रुकने का प्लान बनाया था। दिन भर की थकान के बावजूद उत्कर्ष ने नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई। पहले तो स्नेहा काफी देर तक जागती रही, लेकिन करीब 5 बजे उसकी आंख लग गई और वो बगल की सीट पर बैठे बैठे ही सो गई। शाम करीब 7 बजे स्नेहा की आंखें खुली और आंखें मलते हुए वो उत्कर्ष से बोली, और कितनी दूर है रिजॉर्ट? बस पहुंचने वाले हैं, उत्कर्ष ने जवाब दिया। उत्कर्ष थकान और अंधेरा होने की वजह से बहुत ही ध्यान से सड़क को देखते हुए कार ड्राइव कर रहा था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। अचानक से बारिश शुरू हो गई तो उत्कर्ष ने कार की विंडशील्ड के वाइपर ऑन कर दिए। वो घुमावदार पेड़ों से घिरी एक सिंगल लेन रोड पे चले जा रहे थे। कुछ 15 मिनट बाद स्नेहा बोली, कुछ देर पहले मैंने माइलस्टोन पे लिखा देखा था, तो तब झरना का डिस्टेंस 7 किलोमीटर दिखा रहा था, और तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग लगभग 15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं? दोनों के बीच बहस ना हो जाए तो उत्कर्ष ने स्नेहा की बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा, लेकिन यही सवाल उसके दिमाग में भी घूम रहा था। मुझे तो ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और अब अचानक से इतनी ठंड बढ़ गई है, जैसे अगस्त ना होके दिसंबर का महीना चल रहा हो। स्नेहा ने उत्कर्ष से रूखे मन से कहा और आगे बोलना शुरू किया। इस घने जंगल में अगर हमको कुछ हो गया तो दूर दूर तक हमारी कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा। मैं बस यही चाहती हूं कि जल्दी से रिजॉर्ट पहुंच जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमको वापस अपने घर ही जाना पड़े। उत्कर्ष ने स्नेहा की परेशानी को देखते हुए उसके फेवरेट गाने चला दिए और मुस्कुराते हुए गाना गुनगुनाने लगा। ये देख स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अब गाड़ी ध्यान से चलाओ। आखिरकार कुछ देर बाद उनको रोड की साइड पे एक बड़ा सा बोर्ड दिखा, जिस पे लिखा था लेक साइड रिजॉर्ट 100 मीटर। एट लास्ट उस साइन बोर्ड को देख के राहत की सांस लेते हुए उत्कर्ष बोला। ये सुन स्नेहा भी खुशी से बोली, चलो शुक्र है हम पहुंचे। तो मुझे तो लगा था कि आज रात कॉर्बेट के शेरों का डिनर हम ही बनने वाले थे। रिजॉर्ट के मेन गेट पे उत्कर्ष ने कई बार हॉर्न बजाया, लेकिन वहां ना कोई गार्ड था और ना ही कोई अटेंडेंट। बारिश होने की वजह से शायद गार्ड नहीं होगा, ये सोच के उत्कर्ष ने खुद ही गेट खोला और फिर कार रिजॉर्ट के अंदर ले गया। उत्कर्ष और स्नेहा जब रिजॉर्ट की पार्किंग से रिसेप्शन एरिया की तरफ जा रहे थे तो उत्कर्ष ने महसूस किया कि रिजॉर्ट खाली है। वो खुद से बात करते हुए बोला, शायद बारिश के सीजन की वजह से इस टाइम कोई टूरिस्ट नहीं आता होगा, और वैसे भी इस रिजॉर्ट की लोकेशन जो सबसे कटी कटी सी है, ये वजह भी होगी कि रिजॉर्ट खाली पड़ा है। और तो और जो अफवाहें इस रिजॉर्ट के बारे में उसने सुनी थी, ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है। खैर, मेरे लिए तो ये सबसे अच्छी डील रही, क्योंकि मैं प्राइवेसी चाहता था और जो मुझे यहां मिलने वाली है। उत्कर्ष को याद आया कि 2 साल पहले जब वो स्नेहा से नहीं मिला था,
वो इसी रिजॉर्ट में रुका और यहाँ का शांत माहौल, जब वो अपने केबिन के बाहर एक नॉवल पढ़ते और गर्म कॉफी पीते हुए सामने बर्फ से ढके पहाड़ों को देखता था। जैसे ही दोनों रिसेप्शन पर पहुंचे तो उत्कर्ष ने माउंटेन व्यू केबिन की अवेलेबिलिटी देखने लगा। रिसेप्शन पे एक 45 साल के कर्मचारी ने उनको बताया कि वो जल्द ही बॉनफायर जलाने वाले हैं, जिसके बाद डिनर रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में सर्व किया जाएगा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हमने आपके लिए अपने रिजॉर्ट का सबसे बेस्ट प्राइवेट केबिन दिया है, जिसमें प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है। यह सुन के स्नेहा बहुत खुश हो गई, लेकिन बारिश में कपड़े गीले होने की वजह से वो ठंड से कांप रही थी और जल्द से जल्द कपड़े चेंज करना चाह रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने वहां के एक अटेंडेंट को उनको केबिन तक ले जाने को कहा, जो रिसेप्शन से कुछ 30 कदम ही दूर था। केबिन के अंदर पहुंचते ही स्नेहा की खुशी दुगनी हो गई। उस केबिन में वो हर चीज मौजूद थी जो किसी 5 स्टार होटल के स्वीट रूम में होती है। अटेंडेंट को 50 रुपए की टिप देके उत्कर्ष ने रूम लॉक किया और दोनों ने कपड़े चेंज कर लिए। थोड़ी देर अपने रूम में आराम करने के बाद स्नेहा ने उत्कर्ष से बॉनफायर वाली जगह पे चलने को कहा। दोनों जब केबिन से बाहर निकले तो तब भी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। दोनों बारिश से बचने के लिए दौड़ते भागते हुए बॉनफायर वाले एरिया पर पहुंच गए। बॉनफायर वाली जगह खुली तो थी, लेकिन उसके ऊपर बांस का शेड लगा हुआ था, जिसकी वजह से बारिश का पानी अंदर नहीं आ रहा था और बॉनफायर के चारों तरफ बैठने के लिए लकड़ी से बने स्टूल थे। उन्होंने देखा कि वही अटेंडेंट आग को बढ़ाने के लिए उसमें केरोसिन के साथ छोटी छोटी लकड़ियां डाल रहा था। कुछ ही देर में एक फैमिली भी बॉनफायर की जगह आ गई। उन्हें देख के उत्कर्ष और स्नेहा को थोड़ी खुशी हुई कि उनके अलावा कोई तो है इस बड़े से रिजॉर्ट में। हमको यहां सर्दियों में आना चाहिए था। उस फैमिली के मेल मेंबर, जो करीब 40 साल के होंगे, उन्होंने बोला। उनके साथ उनकी वाइफ और करीब 16-17 साल की बेटी थी। वो भी बारिश की वजह से पूरी तरह से भीग चुके थे और बॉनफायर की आग से अपने आप को सुखाने के लिए उसके काफी करीब बैठ गए। उस आदमी ने आगे बोलना शुरू किया। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम पिछले साल नवंबर के महीने में यहां आए थे और हमने कितना एंजॉय किया था। ये बात सुन उत्कर्ष भी बोल पड़ा। आप एकदम सही कह रहे हैं। 2 साल पहले मैं भी नवंबर में यहां आया था और यहां के एकांत ने मुझे बहुत सुकून दिया था। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उत्कर्ष ने उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। ये देख वो आदमी थोड़ा झेपते हुए बोला, ओह सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करना ही भूल गया। मेरा नाम जगवीर है और ये मेरी वाइफ कुसुम और मेरी बेटी शिवानी। जगवीर की बात खत्म होते ही स्नेहा बोली, नहीं ऐसा नहीं है, ये मौसम भी अच्छा है और जब आप अपने जीवन साथी के साथ हो तो कोई भी मौसम हो वो अच्छा अपने आप ही हो जाता है। दोनों फैमिलीज में आपस में कई सारे बातें की। जब स्नेहा ने राजवीर से कहा, आप कोई डरावनी कहानी जानते हैं? ये सुन उत्कर्ष बोला, क्या स्नेहा, जब देखो तुम भूत प्रेतों की बातें करती रहती हो। और राजवीर की तरफ मुड़ता हुआ उत्कर्ष उससे बोला, राजवीर जी, इसकी बातों में ना आइएगा। जब देखो ये भूत प्रेतों की कहानियां ही सुनती रहती है। लोग सोने से पहले भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन यह है कि ऑनलाइन भूतों की कहानियां सुन के सोती है और सारी रात मेरी नींद उड़ जाती है। राजवीर ने कहा, अरे कोई बात नहीं। फिर उसने एक नजर अपनी बीवी और बेटी पे डाली और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, मैं आपको एक डरावनी कहानी सुना सकता हूं, वो भी इसी रिजॉर्ट से जुड़ी हुई। इस रिजॉर्ट में टूरिस्ट का आना बंद क्यों हो गया, ये जानना चाहेंगी आप? राजवीर के इतना कहते ही स्नेहा किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो गई, जैसे उस बच्चे को उसका फेवरेट खिलौना मिल गया हो।
वो राजवीर से रिक्वेस्ट करती हुई बोली, प्लीज राजवीर जी, सुनाइए ना कहानी। इस रिजॉर्ट में ऐसा क्या हुआ था कि आज ये ऐसा वीरान पड़ा है, प्लीज बताइए। राजवीर ने स्नेहा की तरफ गंभीर होकर देखते हुए बोला, मास मर्डर। हाँ, पिछले साल नवंबर के महीने में इस रिजॉर्ट में किसी सरफिरे ने एक एक करके 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उस खूनी ने उन 7 लोगों को अलग अलग तरीकों से मारा। वो 7 लोगों की चीखें इस रिजॉर्ट और इस जंगल में गूंजती रही, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया। जब तक लोकल पुलिस यहां तक पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी सुन स्नेहा का मुंह खुला का खुला रह गया और वो जैसे किसी शॉक में हो धीरे से बोली, 7 खून? उत्कर्ष ने राजवीर से कहा, यह कहानी तो मैंने भी सुन रखी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सच है। ये सुन स्नेहा हैरान थी कि उत्कर्ष को इस कहानी के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उसने इसको सिर्फ एक अफवाह माना और रिजॉर्ट को अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए चूज किया। राजवीर ने आगे कहा, पुलिस ने उस हत्यारे को बाद में पकड़ लिया। अजीब है ना कि कैसे लोग अपना दिमागी संतुलन खो देते हैं और अपने पागलपन में कैसा घिनौना अपराध कर बैठते हैं। आप उस समय सिर्फ उम्मीद पे जीते हैं, उम्मीद कि आपकी जान बच जाए, उम्मीद कि आप कल का सूरज दोबारा अपने परिवार के साथ देख पाए, उम्मीद कि आप अपने परिवार वालों के साथ एक आखिरी बार मिल सकें। यह सुन स्नेहा शांत हो गई, मानो उसको कुछ अंदर से डरा गया हो। उत्कर्ष ने स्नेहा से कहा, कहानी बुरी नहीं थी, है ना? यह सुन राजवीर ने उत्कर्ष की तरफ थोड़ा आगे झुक के आंखें पैनी करते हुए बोला, असल बात तो अब सुनो। उस घटना के बाद हर रात आसपास के लोगों ने यहां उन सभी 7 लोगों का भूत, जिनकी उस रात बेरहमी से हत्या कर दी थी, दिखाई देते हैं। कहते हैं कि वो आत्माएं इसी जंगल में भटकती हैं और यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजती रहती हैं। अपने आसपास नजर रखिएगा, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो और वो आत्माएं आपको भी दिख जाएं। और एक और जरूरी बात, जिस आदमी ने वो 7 हत्याएं की थी वो पुलिस को चकमा दे के भाग गया, लेकिन एक दिन बाद उसकी कटी फटी लाश जंगल के अंदर मिली। ये सुन स्नेहा का दम घुटने सा लगा, वो अंदर तक हिल गई थी कि तभी अटेंडेंट ने आके बताया कि डिनर 5 मिनट में शुरू हो जाएगा। राजवीर जी अपनी फैमिली के साथ बॉनफायर वाली जगह से चले गए। उनके जाते ही उत्कर्ष ने स्नेहा से पूछा, तुम ठीक तो हो? उत्कर्ष की आवाज सुन स्नेहा जैसे किसी सपने से बाहर आई हो, अपने आप को संभालते हुए बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हमें यहां ऐसी जगह लेके आए हो जिसकी हिस्ट्री खून से लिखी है। यहां 7 मर्डर हुए थे। उत्कर्ष ने कहा, अरे छोड़ो ना स्नेहा, हर जगह का अपना एक इतिहास होता है। मैं 2 साल पहले जब यहां आया था तो यहां ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि ये 7 मर्डर वाली कहानी सिर्फ अफवाह है। अगर पता होता कि वो अफवाह नहीं सच है तो मैं कभी भी तुमको यहां नहीं लाता। चलो डिनर करते हैं, सुबह हमको सैंक्चुरी भी जाना है, शायद वहां शेर दिख जाए। ये सुन स्नेहा चिढ़ गई और गुस्से में बोली, देखो तुम अपनी फिलॉसफी यहां ना झाड़ो। 7 खून, यहां इसी रिजॉर्ट में 7 खून हो चुके हैं और वो भी कुछ महीनों पहले। ये कह स्नेहा रेस्टोरेंट की ओर चल दी और उसके पीछे पीछे उत्कर्ष भी। जब वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे तो वहां पहले से ही राजवीर अपनी फैमिली के साथ डिनर स्टार्ट कर चुके थे। तारीफ की बात यह थी कि रेस्टोरेंट में सिर्फ एक ही वेटर था और वो अटेंडेंट जिसने उनका सामान रूम में पहुंचाया था और बॉनफायर जलाई थी। ये देख उत्कर्ष ने सोचा कि
टूरिस्ट ना होने के कारण शायद इन्होंने अपना स्टाफ कम कर दिया है। उत्कर्ष और स्नेहा के डिनर करने से पहले ही राजवीर अपनी फैमिली के साथ डिनर खत्म करके चले गए। दिन भर ड्राइव करने और कुछ ना खाने की वजह से उत्कर्ष ने पेट भर के खाना खाया और खाना था भी इतना टेस्टी कि मन नहीं भर रहा था उसका। डिनर करने के बाद दोनों अपने केबिन में चले गए। स्नेहा अभी भी उत्कर्ष से नाराज थी तो वो बाहर सोफे पे सो गई और उत्कर्ष ने भी उससे बहस ना करना ही ठीक समझा और अंदर बेडरूम में सो गया। उत्कर्ष तो गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन वो 7 मर्डर वाली बात सोच के स्नेहा की नींद गायब थी। उसने अपने फोन निकाला और टाइम पास करने के लिए उस पे गेम खेलने लगी। गेम खेलते खेलते स्नेहा की कब आंख लग गई उसको पता ही नहीं चला। रात करीब 3 बजे स्नेहा की आंख केबिन से बाहर आती कुछ आवाज से खुली। स्नेहा ने ध्यान से सुना तो लगा कि कोई केबिन के बाहर बिछी बजरी के ट्रैक पे चल रहा था। पहले तो स्नेहा ने सोचा कि रिजॉर्ट का ही कोई कर्मचारी होगा, लेकिन कदमों की आवाज रुक ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई केबिन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो। स्नेहा हिम्मत करके उठी और मेन डोर के पास जाके बोली, कौन है? कौन है वहां? स्नेहा का इतना कहना था कि वो कदमों की आवाज तेज हो गई और ऐसा लग रहा था कि कोई वहां से तेजी से दूर जा रहा हो। स्नेहा ने चैन की सांस ली और वापस आके सोफे पे बैठ गई। स्नेहा को प्यास लगी और उसने टेबल पर रखी बोतल उठाई तो पाया कि बोतल में पानी नहीं था। वो उठी और अंदर रूम में जाके पानी की एक्स्ट्रा बोतल ढूंढने लगी, लेकिन वहां पे भी उसको कोई बोतल नहीं मिली। हार के उसने इंटरकॉम से रिसेप्शन पे कॉल लगाई, लेकिन किसी ने फोन आंसर नहीं किया। स्नेहा ने गुस्से में खाली बोतल उठाई और उत्कर्ष जो गहरी नींद में सोया हुआ था उसको उठाने लगी। उत्कर्ष, उत्कर्ष उठो, मुझे प्यास लगी है और रूम में पानी नहीं है। कई बार आवाजें लगाने के बाद उत्कर्ष की आंखें खुली। आधी नींद में ही वो स्नेहा से बोला, हाँ, क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या तुमने? सोने दो यार, मुझे बहुत थका हुआ हूं मैं। स्नेहा ने अब की बार उत्कर्ष को कंधों से पकड़ के उठाया और लगभग उसको डांटते हुए बोली कि मुझे प्यास लगी है और रूम में पानी नहीं है, मेरे साथ रिसेप्शन तक चलो। इस बार उत्कर्ष उठ के बैठ गया और बिना कोई सवाल करे स्नेहा के साथ पानी लेने रिसेप्शन की ओर चल दिया। अभी भी धीमी धीमी बारिश हो रही थी। कुछ 10 कदम ही दोनों चले होंगे कि एक काला साया उनके सामने से गुजर गया। ये देख स्नेहा की चीख निकल गई। उत्कर्ष उस साए के पीछे भागा। ए रुक रुक साले, कौन है तू? उस काले साए का पीछा करते हुए उत्कर्ष रिसेप्शन एरिया पहुंच गया और उसके पीछे पीछे स्नेहा। वो साया भागता हुआ रिसेप्शन डेस्क के पीछे जा छुपा और जब उत्कर्ष ने रिसेप्शन डेस्क के पीछे झांका तो वहां कोई नहीं था। स्नेहा ने डरते हुए उत्कर्ष से कहा, वो था क्या और कहां गया? उत्कर्ष को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने बोला, शायद कोई पास के गांव का होगा और चोरी करने यहां आया होगा। वैसे भी इस रिजॉर्ट में ज्यादा लोग नहीं हैं, तो उसने सोचा होगा कि रिजॉर्ट में कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा। तुम बेकार में इतना सोच रही हो, ये बोतल मुझे दो, मैं भर देता हूं। ये कहते हुए उत्कर्ष ने स्नेहा के हाथों से बोतल ली और रिसेप्शन एरिया में लगे वाटर कूलर से उसमें पानी भर दिया। अपने रूम में वापस आके उत्कर्ष तो सो गया, लेकिन स्नेहा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कुछ 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि स्नेहा को केबिन के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। वो डर के मारे उठ बैठी। हर पल के साथ किसी के चलने की आवाज पास आती जा रही थी। उसने उत्कर्ष को जगाया, लेकिन उत्कर्ष ने नींद में ही उसको सो जाने को बोला। लेकिन इस बार दरवाजे पे किसी ने जोर से दस्तक दी। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजे को पीट पीट के तोड़ देगा।
आवाज सुन के उत्कर्ष भी उठ बैठा। दरवाजे पर 3 से 4 बार किसी ने जोर जोर से मारा और फिर एकदम से रुक गया। स्नेहा और उत्कर्ष अपनी सांस रोके एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। चारों तरफ सिर्फ एक गहरी खामोशी और सन्नाटा था। उत्कर्ष हिम्मत करके बेड से उठा और वही साइड टेबल पे रखे गुलदस्ते को उठा रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बिना आवाज किए उसने एक झटके से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उत्कर्ष और स्नेहा ने दरवाजे के ठीक सामने कोई 8 फुट लंबा काला साया देखा जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। पता नहीं उत्कर्ष के अंदर कहां से हिम्मत आई और उसने अपने हाथ में पकड़े गुलदस्ते को उस साए की तरफ फेंका। वो गुलदस्ता उस साए के आर पार निकल गया, लेकिन बजाय इसके कि वो साया उत्कर्ष पर हमला करता, वो पीछे मुड़ जंगल की तरफ वाले रास्ते की तरफ भागा। इस बार उत्कर्ष की हिम्मत नहीं हुई और उसने तुरंत रूम का दरवाजा बंद कर दिया। वो वापस स्नेहा के पास आया जो सर से पैर तक कांप रही थी। उत्कर्ष ने स्नेहा को गले लगाते हुए कांपती आवाज में पूछा, तुमने भी उस काले साए को देखा ना? स्नेहा सिर्फ इतना कह पाई, वो काला साया कहां गया उत्कर्ष? जिसका जवाब उत्कर्ष के पास भी नहीं था। कुछ मिनट दोनों डरे हुए बैठे रहे और फिर उत्कर्ष उठा और सूटकेस को बेड पे रखते हुए बोला, चलो निकलते हैं इस नरक से स्नेहा। कुछ ही देर में दोनों ने अपने कपड़े पैक कर लिए और सूटकेस लेके केबिन से बाहर ही निकले थे कि सामने से उनको वही अटेंडेंट हाथ में टॉर्च लिए उनकी तरफ आता दिखाई दिया। स्नेहा के हाथ में सूटकेस देख अटेंडेंट ने उनसे पूछा, सब ठीक तो है ना साहब? आप दोनों इतनी रात में सूटकेस लेके कहां जा रहे हैं? रूम पसंद नहीं आया क्या आपको? उत्कर्ष अटेंडेंट पे लगभग चिल्लाते हुए बोला, ये हो क्या रहा है इस रिजॉर्ट में? हमने पहले किसी काले साए को भागते हुए देखा और फिर उस काले साए ने हमारे कमरे में घुसने की कोशिश की। ये बात सुन के अटेंडेंट को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे उसने ये बात कई बार सुन रखी हो। कुछ सेकंड्स बाद एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, ये बात कहने वाले आप दोनों ना पहले हो और ना ही आखिरी। अटेंडेंट से ऐसी बात सुन के उत्कर्ष का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। उसने अटेंडेंट का कॉलर पकड़ते हुए बोला, तुमको इस रिजॉर्ट के बारे में हमको तभी बता देना चाहिए था जब शाम को हम यहां आए थे। और फिर उत्कर्ष ने अटेंडेंट को पकड़ते हुए स्नेहा की तरफ दिखाते हुए बोला, देख मेरी वाइफ को, अगर इसको कुछ हुआ ना तो तेरे साथ साथ इस पूरे रिजॉर्ट को जला दूंगा। ये देख स्नेहा ने उत्कर्ष से अटेंडेंट को छोड़ने को कहा और उसने ऐसा किया भी। स्नेहा ने सूटकेस उठाया और उत्कर्ष के साथ केबिन से बाहर आ गई। तभी उत्कर्ष रुका और अटेंडेंट की तरफ मुड़ते हुए बोला, राजवीर जी का रूम कहाँ है? जाने से पहले वो एक क्लियर करना चाहता था कि राजवीर की फैमिली भी तो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। उत्कर्ष का इतना कहना था और अटेंडेंट शैतान की तरह हंसते हुए बोला, मुझे लग तो रहा था कि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। यहाँ राजवीर नाम का कोई नहीं रहता और ना ही कोई फैमिली, सिर्फ तुम दो ही हो इस रिजॉर्ट में और कोई भी नहीं। ये सुन उत्कर्ष और स्नेहा दोनों सर से पैर तक कांप गए। ये मुमकिन नहीं है, हमने साथ में बॉनफायर में बातें की थी और रेस्टोरेंट में डिनर भी किया था, उत्कर्ष ने अटेंडेंट से कहा। स्नेहा का इतना सुनना था कि उसने सूटकेस उठाया और पार्किंग की तरफ भागी। उत्कर्ष भी उसके पीछे पीछे भागा और पीछे से आ रही थी अटेंडेंट की डरावनी हंसी। स्नेहा ने कार अनलॉक की और सूटकेस बैक सीट पे फेंक आगे जा बैठी। उत्कर्ष ने ड्राइविंग सीट का डोर ओपन किया तो मेन गेट की तरफ देख वो जहां था वहीं जम गया। गेट के सामने गार्ड खड़ा था और उनकी तरफ ही आ रहा था। स्नेहा ने जैसे उस गार्ड की तरफ देखा, चीखते हुए उत्कर्ष की साइड वाला दरवाजा अंदर से खोला और उत्कर्ष को पकड़ अंदर खींच लिया। उस गार्ड का पेट फटा हुआ था जिससे खून निकल रहा था और आंखें बाहर लटक रही थी। उत्कर्ष ने कार स्टार्ट की और गार्ड को लगभग टक्कर मारते हुए मेन गेट के आगे पहुंचा।
स्नेहा बिना समय गवाए कार से उतरी और मेन गेट खोल वापस आके कार में बैठ गई और उत्कर्ष को कार भगाने को बोला। ना जाने वो स्नेहा का डर था या हिम्मत। कुछ 400-500 मीटर आगे निकल उत्कर्ष ने एक गहरी सांस ली और स्नेहा की तरफ देखते हुए उससे बोला, हम वहां से निकल आए हैं, अब डरने की कोई बात नहीं है। उत्कर्ष का इतना कहना था कि उसने रोड के बीचों बीच एक लड़की को उनकी कार की तरफ आते देखा। ये देख उत्कर्ष की आंखें फटी की फटी रह गई। जब वो लड़की गाड़ी से थोड़ी दूर पे थी तो स्नेहा ने चीखते हुए बोला, ये तो राजवीर जी की बेटी है, ये यहाँ क्या कर रही है। उस लड़की ने अपना एक हाथ हवा में उठा लहराने लगी, मानो वो गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही हो। उत्कर्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। स्नेहा फिर से तेज आवाज में उत्कर्ष से बोली, उत्कर्ष गाड़ी नहीं रोकना, देखो उसके हाथों से खून बह रहा है और उस अटेंडेंट ने भी कहा था कि रिजॉर्ट में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उत्कर्ष ने ठीक वैसा ही किया और उस लड़की को बचाते हुए कार साइड से निकाल दी। तकरीबन 500 मीटर आगे जाके उन्होंने रोड के बीचों बीच फिर से उसी लड़की को देखा और पिछली बार की तरह उत्कर्ष ने कार को उस लड़की के साइड से निकाल दी। उसके बाद कई किलोमीटर तक उत्कर्ष और स्नेहा ने आपस में कोई बात नहीं की। उत्कर्ष बस गाड़ी ड्राइव करता जा रहा था। उस खामोशी को तोड़ते हुए स्नेहा उत्कर्ष से बोली, साथ। ये सुन उत्कर्ष ने स्नेहा को सवालिया अंदाजे में पूछा, साथ? क्या साथ? स्नेहा एक गहरी सांस लेके बोली, माना कि मैं बहुत हॉरर स्टोरी सुनती हूं, लेकिन सारी हॉरर स्टोरीज झूठी नहीं होती हैं उत्कर्ष। तुमने ध्यान दिया था कि जो मर्डर की कहानी राजवीर ने हमको सुनाई थी उसमें कितने लोगों का मर्डर हुआ था? उत्कर्ष ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, 7? करेक्ट। और हम दोनों को छोड़ के पूरे रिजॉर्ट में हमारा सामना या मुलाकात कितने लोगों से हुई? स्नेहा ने उत्कर्ष से दूसरा सवाल किया। उत्कर्ष ने कुछ सोचते हुए बोला, एक तो वो रिसेप्शनिस्ट, दूसरा अटेंडेंट, तीसरा राजवीर, चौथा राजवीर की वाइफ, पांचवा राजवीर की बेटी, छठा रेस्टोरेंट का वो वेटर और सातवां वो गार्ड। लेकिन मैं समझा नहीं, तुम बताना क्या चाहती हो स्नेहा? स्नेहा ने उत्कर्ष को समझाते हुए बोला, मेरा बताने का मतलब ये है उत्कर्ष कि राजवीर ने बताया था कि वो अपनी फैमिली के साथ पिछले साल नवंबर में इस रिजॉर्ट में आया था, जबकि उसकी बताई हुई मर्डर वाली कहानी पिछले साल नवंबर में ही घटी थी। उस कहानी के मुताबिक उस मर्डरर ने 7 लोगों का खून किया था और हमारे अलावा रिजॉर्ट में जितने भी लोग हमने देखे या हमसे मिले वो भी 7 ही थे। हो ना हो उत्कर्ष, जिन 7 लोगों का मर्डर हुआ वो यही थे। ये सुन उत्कर्ष ने कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन हमने जो अपने केबिन के बाहर जिसको देखा उसके अकॉर्डिंग तो 8 लोग हुए ना? स्नेहा ने कुछ सोचते हुए कहा, कहानी के अकॉर्डिंग जिसने वो 7 मर्डर किए थे उसको पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसी जंगल में उसकी कटी फटी लाश मिली थी। कहीं वो काला साया वो मर्डर ही तो नहीं था, या उसकी आत्मा या भूत जिसका अगला शिकार हम होने वाले थे? स्नेहा के इस सवाल का उत्कर्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और कार ड्राइव करता रहा। कुछ 1 घंटे बाद उनको हाईवे पर एक ढाबा दिखाई दिया, जिसे देख के दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उत्कर्ष ने कार उस ढाबे पर रोकी और 2 गरम चाय लेके एक स्नेहा को दी और दूसरी खुद पीने लगा। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, बस एक दूसरे को देखते जा रहे थे, मानो कह रहे हो अपने घर चलते हैं। तो दोस्तों, आपको उत्कर्ष और स्नेहा की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप सुन रहे थे हॉरर बाय
फोबिक पॉडकास्ट, मेरे यानी विश्वास के साथ।